हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जिसकी हेडिंग है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, मतलब ह्यूमन के बारे में तो हमारा मेन फोकस रहेगा ही साथ में जो एनिमल किंगडम में अलग अलग जो फाइलम है उनमें कौन कौन से ऑर्गन देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। इसके बाद में हम समझेंगे कि जो ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे काम करती है। साथ ही साथ हम समझने वाले हैं कि ये जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज कैसे होता है। गैसेज कौन सी? O2 और CO2। तो बॉडी में अलग अलग लेवल पर इनका एक्सचेंज देखने को मिलता है, तो वो कैसे कैसे होता है। फिर ये जो गैसेज है O2 और CO2 ये बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड के थ्रू, उस प्रोसीजर को समझेंगे। और हम लास्ट में देखेंगे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको समझने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर जब तक फिनिश होगा तब तक हम जो हमारे जन्म से लेकर के और जो अब तक हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग क्या होता है? जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और जो CO2 हम एक्सेल कर रहे हैं, वो प्रोसीजर कैसे होता है, ये बेसिक बातें हमारे समझ में आ चुकी होंगी। तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो ब्रीदिंग वर्ड दे रखा है वो मैं आपको समझाऊंगी और साथ ही साथ में कुछ टर्म्स मैं आपके क्लियर करूंगी ताकि चैप्टर जो है वो इजीली आपके क्लियर हो जाए। देखो, एक टर्म होता है ब्रीदिंग, एक टर्म होती है रेस्पिरेशन और एक टर्म होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगी। बस आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ये जो O2 हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्या है। देखो बच्चों, थोड़ा सा बेसिक से मैं आपको बातें बताती हूँ। हम सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, हम सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और जो एनर्जी जो है वो हमें फूड से आती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड कंज्यूम करता है। अब फूड को कंज्यूम करने के बाद में ऐसा तो नहीं है नहीं कि डायरेक्टली फूड को खाया और उससे एनर्जी आ गई। ये हमें लगता है कि ऐसा होता होगा, पर इतना इजी प्रोसीजर नहीं है। जैसे कि मैं ह्यूमन से रिलेट करके आपको बताऊं। देखो, हम फूड को खाते हैं और फूड को जैसे ही हमने खाया, सबसे पहले जो उसका डाइजेशन का प्रोसीजर है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से ही। सबसे पहले जो फूड होता है उसमें कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का होता है, कुछ अमाउंट प्रोटीन का होता है और कुछ अमाउंट जो है वो फैट का होता है। तो हम जब ये फूड खाते हैं तो उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। फिर जो हमारा स्टमक है उसमें कुछ डाइजेशन जो है वो प्रोटीन का होता है और फिर इंटेस्टिन वाला जो रीजन है उसमें फैट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का जो पार्ट बचा हुआ है उन सबका कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम ऑयली फूड खाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है वो लेट होता है। समझ में आ गई ये बात? तो हमने फूड खाया, फूड क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो हमने जब फूड खाया तो उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट है, कुछ प्रोटीन है, कुछ फैट है। फूड खाया, फूड का ब्रेकडाउन हुआ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब जैसे ही फूड का ब्रेकडाउन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन से फूड जो है वो एब्जॉर्ब होने लग जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके की स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर फूड का डाइजेशन हुआ, यहाँ से फूड जो है वो एब्जॉर्ब होकर के इन सेल्स में जाएगा और इनके पास में यहाँ पर ब्लड की सप्लाई है। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे। अब ये ब्लड जो है वो बॉडी में जहां जहां पर सेल्स हैं, जहां जहां पर टिश्यू हैं, उन सब के पास में इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पहुंचाएगा। फिर ये जो सेल है ना, वो इन स्मॉल मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है मोनोसैकेराइड, और इसमें भी अगर हम बात करें तो बेटा होता है ग्लूकोज। प्रोटीन जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो होता है अमीनो एसिड। फैट जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जब हमने फूड का डाइजेशन किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो इन मॉलिक्यूल्स में टूट गई और फिर ये मॉलिक्यूल जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल के पास पहुंच गए। अब हर सेल जो है वो इन स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल को यूज करके क्या करेगी? इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी और बॉन्ड को ब्रेक करके इन बॉन्ड में जो एनर्जी सेव है उसका यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगी। और जब सेल में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, हमें पता है कि सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, उसमें ये प्रोसीजर होगा। और जब ये प्रोसीजर होगा एटीपी फॉर्मेशन का, उस टाइम में ऑक्सीजन यूज होती है। इसलिए हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो इस प्रोसीजर में यूज आती है। ठीक है। अब यहां पर हमने जब ब्रेक डाउन किया सेल में तो O2 तो यूज हो गई
और जब इस ब्रेकडाउन के प्रोसीजर में सेल में ही CO2 जो है वो रिलीज होती है। तो ये CO2 जो है फिर यहाँ से सेल में से निकलेगी, ब्लड में आएगी, और ब्लड जो है वो इसको लंग्स के पास लेकर के आएगा, और फिर लंग्स में ये CO2 जो है वो तो लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स में जो O2 है वो ब्लड में आ जाएगी। इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। बेसिक रीजन मैंने बता दिया आपको कि O2 की क्यों रिक्वायरमेंट है और CO2 जो बॉडी में से निकलती है वो कैसे निकल रही है। बेसिक आइडिया हो गया। अब ये जो प्रोसीजर होता है ना कि O2 को हमने इनहेल किया और CO2 को हमने बाहर रिलीज किया, इस प्रोसीजर को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। कभी कभी इसी प्रोसीजर को ही हम रेस्पिरेशन वर्ड भी बोल दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में O2 का जो यूज है वो रेस्पिरेशन वाले प्रोसीजर में ही हो रहा है। लेकिन सेल में जो O2 का यूज करके जो ATP बनाने का जो प्रोसीजर हो रहा है, इसको बोला जाता है बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया बेसिक कि क्यों हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और क्यों हम बॉडी से और कैसे हम बॉडी से CO2 को रिलीज करते हैं, वो CO2 कहाँ पर फॉर्म हो रही है। ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। सेकंड बेसिक आइडिया ये है, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, क्या उनमें सभी में रेस्पिरेशन ब्रीदिंग जो है वो हमारी तरह ही होता है? होता हमारी तरह ही है। O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर रिलीज होगी, लेकिन सब में अलग अलग जो है वो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, सब में अलग अलग प्रोसीजर। O2 CO2 का प्रोसीजर सेम है कि O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी, लेकिन O2 को अंदर लाने के लिए और CO2 को बाहर रिलीज करने के लिए जो पाथवे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम एनिमल किसको बोलेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सेल होती है, सेल जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है। तो जो सेल होगी एनिमल में, उसमें चारों तरफ जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होगी। क्या एब्सेंट होगी? सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो जो सेल है उसकी सबसे आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसमें? एनिमल्स में। और साथ ही साथ में इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके चारों तरफ कवरिंग होगी, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। मतलब एनिमल्स जो हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। हेटेरोट्रोफिक का मतलब ये है कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब एनिमल कितने हैं? बहुत सारे एनिमल हैं। इस अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं उनको हमने 11 फाइलम में बांट रखा है। जो फर्स्ट फाइलम है, एनसीईआरटी एक बात बोलती है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होंगे। जैसे हमारे में लंग्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो कैसे होंगे एनिमल में, ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल का हैबिटाट कैसा है, कि वो पानी में रहता है या फिर सोइल पे रहता है, और साथ ही साथ में उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि क्या सिर्फ वो सेल से मिलकर के बना है, उसमें सेल्यूलर लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर सेल जो है उनमें कोऑर्डिनेशन होकर के टिश्यू बन गया है, या फिर टिश्यू में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन बन गए हैं, या फिर ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन सिस्टम बन गया है। तो अगर सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, तो इसके बेसिस पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगी। एनिमल किंगडम जो है उसमें फर्स्ट फाइलम होता है, आप सबको एक बेसिक आइडिया होगा, जिसको बोलते हैं बेटा पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल का होता है, और इसको पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इनको कॉमनली हम स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। पोरीफेरा के बाद में जो फाइलम आता है उसको हम सिलेंट्रेटा, उसके बाद में जो फाइलम आएगा उसको हम टीनोफोरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है प्लेटीहेलमिन्थीज, जिसके मेंबर्स को हम फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम है उसको हम एस्केलमेंथीज के नाम से जानते हैं, और इसके मेंबर्स जो हैं उनको हम राउंड वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, पोरीफेरा से और एस्केलमेंथिस, पोरीफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो है वो सेल्स ने कोऑर्डिनेशन करके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। प्लेटीहेलमिन्थीज में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एस्केलमेंथीज जो है वो फर्स्ट फाइलम है जिसमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ था। तो पोरीफेरा से और एस्केलमेंथीज के जो मेंबर्स होते हैं इनमें O2 एंड CO2, बॉडी में जो O2 आ रही है वो बॉडी के अंदर कैसे आएगी, और बॉडी में जो CO2 बन रही है वो बॉडी के बाहर कैसे जाएगी, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, और बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो ये कहानी
होगी, मतलब स्पेशल कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एस्केलमेंथिस के बाद में जो हमारा फाइलम है वो आता है एनेलिडा, और एनेलिडा में जो मेंबर्स है वो आता है अर्थवॉर्म। एनेलिडा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो यहाँ पर मॉइस्ट स्किन होती है, स्किन के थ्रू जो है वो यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, जो पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा जो है इसमें मेनली हम 3 क्लास के बारे में पढ़ते हैं। एक तो इसमें क्लास है क्रस्टेशियन क्लास, एक इसमें क्लास जो है वो अरेक्निडा क्लास है, और एक इसमें क्लास जो है वो हेक्सापोडा क्लास है, जिसी को हम इंसेक्टा क्लास के नाम से भी जानते हैं। इनके मेंबर्स के नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्रस्टेशियन क्लास में जो मेंबर्स आते हैं वो आते हैं क्रैब और प्रॉन। अरेक्निडा में जो मेंबर्स आएंगे वो आएंगे स्कॉर्पियोन एंड स्पाइडर। और हेक्सापोडा जो क्लास है, इंसेक्टा जो क्लास है, इसमें मेंबर आता है कॉकरोच। कॉकरोच जो है इसको स्पेसिफिक हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में पढ़ते भी है। तो जो क्रस्टेशियन क्लास है इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है ब्रैंकियल गिल्स, क्योंकि ये पानी में मिलते हैं और पानी में जो ऑर्गेनेल होता है वो गिल हेल्प करता है, लेकिन इसमें गिल्स जो है वो ब्रैंकियल गिल्स है। स्कॉर्पियन और स्पाइडर जो है उसमें, स्कॉर्पियन और स्पाइडर जो है इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है बुक, लंग्स। इंसेक्टा जो क्लास जिसका मेंबर है कॉकरोच, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है ट्रैकियल सिस्टम। तो ये बेसिक आइडिया दिया मैंने किसके बारे में, आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अब आर्थ्रोपोडा के बाद में जो नेक्स्ट फाइलम होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का में गिल्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो गिल्स मिलते हैं उनको बोला दिया जाता है टिनिडियम गिल्स। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में स्पेसिफिक हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में वोटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके थ्रू ही बॉडी में O2 और CO2 का जो है वो एक्सचेंज देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा के बाद में नेक्स्ट है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के बाद में जो लास्ट फाइलम आता है 11 नंबर का, वो है बेटा कोडेटा। और जो कोडेटा फाइलम है इसको हम 3 सब फाइलम में बांटते हैं। कौन कौन से में, यूरोकोडेटा में, सिफेलोकोडेटा में और वर्टिब्रेटा में। जो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं किसमें, 2 डिवीजन में। और डिवीजन है एक तो एग्नेथा, जिसमें क्लास आ जाएगी साइक्लोस्टोमा। और जो वर्टिब्रेटा का जो दूसरा डिवीजन है उस डिवीजन में आ जाएगा नेथोस्टोमा। नेथोस्टोमा जो है इसको हमने 2 सुपर क्लास में बांट रखा है। एक तो पाइसेस, जिसमें आ जाती हैं बेटा फिसेस, और एक आ जाती है टेट्रापोडा सुपर क्लास। टेट्रापोडा सुपर क्लास जो है उसमें देखने को मिलते हैं 4 क्लास। एक तो देखने को मिलेगा एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग आएगा, फिर रेप्टाइल्स, फिर एवीज, और फिर देखने को मिलेंगे मैमल्स, जिसमें हम आते हैं। तो हमने हेमिकोडेटा तक की, सॉरी, हमने इकाइनोडर्मेटा की तक की आपको बात बता दी कि वोटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम हेमिकोडेटा, कोडेटा के यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। वर्टिब्रेटा में जो है वो साइक्लोस्टोमा और फिसेज, मतलब किस किस में, हेमिकोडेटा में, यूरोकोडेटा में, सिफेलोकोडेटा में। वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन में एग्नेथा जो है उसमें साइक्लोस्टोमा, और जो दूसरा डिवीजन है नेथोस्टोमा, इसकी जो पाइसेस सुपर क्लास है जिसमें फिसेज आती हैं, इन सब में जो है वो गिल्स देखने को मिलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। अब बची बात किसकी, टेट्रापोडा सुपर क्लास की। टेट्रापोडा सुपर क्लास जो है जिसमें फर्स्ट आएगा एम्फीबिया, इसको मैं अभी समझाऊंगी, पहले आप रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स को समझ लो। इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो लंग्स होते हैं। एम्फीबिया की अगर हम बात करूं तो एम्फीबिया में आता है फ्रॉग। एम्फीबिया में 2 कंडीशन है। इसका जो लार्वा होता है ना, फ्रॉग का जो लार्वा होता है टेडपोल, इसमें रेस्पिरेशन के लिए जो गिल्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में मॉइस्ट स्किन जो है उसके थ्रू भी इसमें रेस्पिरेशन हो जाता है एम्फीबिया के टेडपोल लार्वा में। और एम्फीबिया मतलब फ्रॉग का जो अडल्ट होता है उसमें रेस्पिरेशन हो जाएगा किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू और मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ठीक है, जब फ्रॉग अपनी किस कंडीशन में होगा, जब फ्रॉग जो है वो सॉइल के ऊपर है और साथ ही साथ में किस पे प्रेजेंट है, अपनी हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन में। एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रॉग होता है जब
समर जो है वो पीक टाइम पे हो और विंटर जब पीक टाइम पे हो तो क्या चल जाता है, अपनी नींद में चला जाता है। उस टाइम में उसकी जो मॉइस्ट स्किन है ना, उसी के थ्रू O2 जो है वो बॉडी के अंदर आएगी और CO2 जो है वो बॉडी के बाहर निकलेगी। तो ये मैंने एनिमल किंगडम के जो 11 फाइलम है उन सब के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। आपकी चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से समझ लो। एनिमल किंगडम में ये सारी चीजें मैंने समझा रखी है, वहां जा करके भी आप वीडियो को देख सकते हो। अब देखो इस चैप्टर में हम ह्यूमन के बारे में स्पेसिफिक फोकस करेंगे, क्योंकि ये यूनिट जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन के एक एक सिस्टम के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाती हूँ, आपको लाइन ऐसे जो है वो क्लियर होंगी टक टक करके। तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट लाइन है उसमें बोला गया है, एज यू हैव रीड अर्लियर, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. बोला गया है कि आपने ऐसा पढ़ लिया होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। किस लिए यूटिलाइज करते हैं, कि वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मैंने आपको समझाया था ये कैसे ब्रेक डाउन हुए होंगे, किस किस मॉलिक्यूल के ये सिंपल मॉलिक्यूल हैं, किस किस मॉलिक्यूल की ये बेसिक यूनिट होती हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनको ब्रेक डाउन, इनके बीच में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं ताकि वो एनर्जी बना सके और फिर उस एनर्जी को यूज कर सके वेरियस एक्टिविटीज के लिए। ऐसा हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जो चैप्टर है रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, उसमें ये सारी बातें समझा रखी है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबोव कैटाबोलिक रिएक्शन। और जब ये प्रोसीजर होता है ना सेल में, जब हम फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल को और इसके अलावा अमीनो एसिड को, ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो बेटा ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इस तरीके की कंडीशन जो है वो ग्लूकोज में देखने को मिलती है। तो हर बॉन्ड में एनर्जी है। तो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम समझते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, एक एक बॉन्ड को तोड़ते हैं और साथ ही साथ में कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन अटैच है उनको भी हम सेपरेट करते हैं, ताकि इनमें से हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर सके। और फिर इन सारे प्रोसीजर का यूज करके हम एटीपी का फॉर्मेशन। तो जब ये प्रोसीजर होता है ना, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है जब ये अलग अलग होंगे तो ये CO2 के फॉर्म में बाहर रिलीज होंगे। तो CO2 क्या होती है, एक हार्मफुल गैस होती है जो इसी कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होती है, रिलीज होती है। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करना, और एनाबोलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. इसीलिए, और ये इस बात का प्रूफ है, हमें O2 चाहिए एटीपी बनाने के लिए, और जब हम O2 का यूज कर रहे हैं एटीपी बनाने के लिए उस टाइम CO2 रिलीज होती है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि रेगुलर O2 जो है वो सेल्स को प्रोवाइड करवाई जा रही है, और जो सेल में जो CO2 बन रही है उसको रेगुलरली बाहर रिलीज आउट किया जा रहा है। This process of exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cells is called breathing. तो ये जो प्रोसीजर है ना, एटमॉस्फेयर से हम O2 को रेगुलर अंदर ले रहे हैं और सेल्स में जो CO2 बन रही है उसको रेगुलर हम पकड़ करके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रोसीजर को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। और कॉमनली इसी ब्रीदिंग वाले प्रोसीजर को ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब बोला गया है कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अपना जो चेस्ट है, अपना जो छाती वाला रीजन है, वहां पर अपने हाथों को रखो। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप ऐसा फील करोगे कि आपकी चेस्ट जो है वो ऊपर और नीचे जो है मूव कर रही है। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। और आप सभी जानते हो कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर मतलब हमारी जो रिब्स है, हमारा जो स्टर्नम है, ये एक्सपेंड होता है। और जब हम एक्सेल करते हैं तो उस टाइम में ये अपनी रिलैक्स कंडीशन में आता है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में और साथ ही साथ में ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये वही पार्ट है जो अभी मैंने एनिमल किंगडम के एक एक फाइलम के बारे में आपको बातें समझाई है, वही बातें जो हैं वो यहाँ पर समझा रखी है।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी among different groups of animals depending mainly on their habitat and level of organization। जो एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं उनमें ब्रीदिंग की मैकेनिज्म जो है वो चेंज होती है, और किसके बेसिस पे चेंज होगी कि उन एनिमल का हैबिटाट जो है वो क्या है और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने समझा दिया कि सेल्स जो है वो मिल करके सिर्फ जो है उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ एक साथ इकट्ठी रख रखी है, तो वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सेल्स में कोऑर्डिनेशन हो गया तो उन्होंने मिलकर के बना लिया तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर टिश्यू ने जो है वो अपने आप में कोऑर्डिनेशन किया तो उन्होंने ऑर्गन बना लिया, और ऑर्गन ने अपने आप में कोऑर्डिनेशन किया, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ऐसा एनिमल किंगडम के फाइलम में धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई है। तो बोला गया है कि अलग अलग एनिमल के जो ग्रुप हैं उनमें उनके हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर उनके जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट लाइन है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इन्वर्टिब्रेट्स क्या होती है। जो एनिमल्स होते हैं ना, जब एनिमल्स अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तो उनमें एक नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और ये जो नोटोकोड है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी, रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी, और इसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मतलब मीजोडर्म से इन मिलकर के बनी होती है। अब क्या होता है कि जब बाद में ये एम्ब्रियो से जब अडल्ट बनता है एनिमल, तो ये जो नोटोकोड है जिनमें कन्वर्ट हो जाए वर्टिब्रल कॉलम में, उन एनिमल्स को तो हम बोल देते हैं कोर्डेटा। और बचे हुए जो 10 फाइलम है पोरीफेरा से और हेमिकोडेटा तक के जो फाइलम है वो उनको बोला जाता है बेटा इनवर्टिब्रेट्स। पोरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनको स्पॉन्जेस नाम से भी जाना जाता है। सेकंड फाइलम हो गया सिलेंट्रेट, यहाँ पर दे नहीं रखा लेकिन उसके बाद में आएगा टीनोफोरा। फिर फ्लैटवर्म्स, प्लेटी हेलमिंथीज के जो मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है फ्लैटवर्म्स, और उसके बाद में आएगा एस्केलमेंथीज जिसके मेंबर्स को बोला जाता है राउंडवर्म्स। इन सब में O2 और CO2 जो है वो कंप्लीट बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में O2 आएगी और CO2 बॉडी से बाहर निकलेगी। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म जो है वो कौन से फाइलम में आते हैं, तो ये एनेलिडा फाइलम में आते हैं जो एस्केलमेंथीज के बाद में आता है। अर्थवॉर्म जो है वो अपने मोइस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं। एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इंसेक्ट किस में आएंगे, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा उसमें इंसेक्ट आते हैं, तो उनके पास में ट्यूब प्रेजेंट होती है। मैंने आपको समझा दिया है कि आर्थ्रोपोडा की 3 मेनली क्लास के बारे में समझाया जाता है, और एक क्लास जिसमें कॉकरोच आता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज करते हैं जिसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। टू ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, तो इंसेक्ट किसका यूज करेंगे, ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज करेंगे O2 को बॉडी में अंदर लाने के लिए और CO2 को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। अब गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है। लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्किन के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है। ठीक है। are used by most of the aquatic arthropod and mollusk, whereas vascularized bag called lungs pulmonary respiration are used by the terrestrial forms फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बोला गया है कि जो गिल्स का यूज है वो बहुत सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, तो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड कौन से हैं, तो क्रस्टेशियन क्लास के मेंबर्स हैं। क्रस्टेशियंस क्लास के मेंबर है जिसमें क्रैब और प्रॉन आते हैं। ठीक है, तो वो किसका यूज करते हैं, वो ब्रेंकियल गिल्स का यूज करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं वो किसका यूज करते हैं, वो लंग्स का यूज करते हैं। तो अगर हम आर्थ्रोपोड में ही बात करें तो लंग्स का यूज किसने किया था, बुक लंग्स का यूज किया था, जो अरेक्नेडा क्लास के मेंबर्स है जिसमें स्कॉर्पियन और स्पाइडर आता है। फिशेज यूज गिल्स वेयरएज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। ठीक है, फिशेज जो है वो गिल्स का यूज करती हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो लंग्स का यूज करते हैं। फिर एम्फीबियन के बारे में समझा रखा है कि जो फ्रॉग है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है। मैंने आपको ओवरऑल एनिमल किंगडम के बारे में सारी बेसिक बातें बता दी हैं, यहाँ पर कुछ कुछ के बारे में एग्जाम्पल दे रखा है।